हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग प्रतिदिन आपको इंग्लिश पेडागॉजी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का हमारा ये वीडियो है। आज का जो पहला प्रश्न कह रहा है, अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास, शी शुड। मतलब जो टीचर है वो जो लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट है उसको हर एक कक्षा में क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है। शी शुड, उसे क्या करना चाहिए, वातावरण बनाना चाह रहा है, कैसा लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट। अब इसके बारे में आपको उत्तर देना है। इसमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, एस्टैब्लिश अ लैंग्वेज लाइव इन हर क्लास। मतलब आप भाषा भाषा के जो लैब हैं उनको हर एक कक्षा में स्थापित करिए, तो क्या होगा, गलत होगा। सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है, मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स। मतलब भाषा खेल और एक्टिविटीज गतिविधियों को खरीदे, कौन मोटिवेट करें खरीदने के लिए, तो ये भी आपका गलत ही है। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रेन। मतलब आप प्रोवाइड करिए, ऐसा अवसर प्रोवाइड करिए जो जहां बच्चे क्या करें, भाषा को देखी समझी और उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं उनमें अवसर देना प्रोवाइड करिए। आपका कौन सा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब क्यों, क्योंकि जो लैंग्वेज लर्निंग होता है, लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर्स एक्सपोजर। मतलब आपको भाषा के संपर्क में आना जरूरी होता है। अगर आप जो है, मान लीजिए अपने स्कूल के दीवारों पर आप चार्ट या लेबल की कहानियां को देखते हैं, तो बच्चा जब देखेगा कि चार्ट और दीवार पे जो चार्ट लगे हुए हैं, कहानियों के पोस्टर लगे हुए हैं, तो क्या करेगा, भाषा को आसानी से सीख जाएगा। उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। आप बच्चे को अवसर दीजिए। कौन सा थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन इज कंडक्टेड एज एन रीडिंग। मतलब आप क्या करिए कि लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन इज कंसीडर्ड एज अ एन डैश दिया हुआ है रीडिंग। अब इसमें दे रखा है आपका कि जो लिटरेचर है, साहित्य, हर साल आपका पेपर हम लोग हल करा रहे हैं। उस पेपर में देखिए हर साल पूछ रहा है किससे रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड। जब हर साल प्रश्न आ रहा है तो ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि बच्चे में जो साहित्य है उस साहित्य को एक पठन के रूप में माना जा सकता है। अब इसमें देख रख दीजिए, ऑप्शन देखिए आप क्या दे रखा है, एडिशनल बर्डन ऑन। मतलब अतिरिक्त बोझ के रूप में, तो ये क्या होगा, गलत होगा। जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर जो है एक ऑथेंटिक सोर्स होता है। ये कोई कहानी, आप समझिए कि कहानी या मनोरंजन का साधन नहीं है। ये क्या है, एक ऑथेंटिक सोर्स है, किसके लिए, फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो कौन सा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कनेक्ट करता है किससे, कनेक्टिंग देम टू कल्चर एंड इमेजिनेशन। ये आपको कनेक्ट करता है, संस्कृत और कल्पना के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समझ में आ गया ना लिटरेचर। अब लिटरेचर से आपको सवाल नहीं गलत करना है, हर साल परीक्षा में पूछ रहा है एक नंबर, तो ऐसे प्रश्न को आपको करना ही करना होगा। ये ऑथेंटिक प्रमाणिक सोर्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन। मतलब आपको यहाँ पर दे रखा है कि कौन सा बच्चों के लिए साहित्य का एक रूप नहीं है। अब लिटरेचर में क्या क्या आता है, लिटरेचर में आता है आपका पिक्चर्स बुक, मतलब जो चित्र चार्ट है वो आता है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है थिसारस। थिसारस होता है शब्दकोश का एक प्रकार माना जाता है, डिक्शनरी होता है ये। थिसारस जो है आपका है। अब थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन दे रहा है आपका माइथ्स एंड लेजेंड्स। तो ये भी आता है किसमें, ये भी आपका आता है, लेजेंड मतलब पौराणिक कथा है, ये भी आ जाता है लिटरेचर में। और इसमें टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास के जो नायक हैं, इतिहास के नायक, उनके बारे में भी आपका लिटरेचर के अंतर्गत ही आता है। तो कौन सा नहीं आता है, थिसॉरस नहीं आता, सेकेंड ऑप्शन
जो थिसारस होता है, थिसारस के अंतर्गत ये पिक्चर बुक्स, मिथक या महापुरुषों की जो कहानियाँ हैं, ये थिसारस का कोष नहीं होती। थिसारस जो है शब्दकोश होता है। क्या होता है? थिसॉरस इज अ रेफरेंस टूल नॉट अ लिटरेरी फ्रॉम फॉर चिल्ड्रेन। कौन सा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा? समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में साहित्य प्रश्न में क्या पूछा था कि बच्चों के लिए साहित्य का एक रूप नहीं है। कौन नहीं है? थिसॉरस नहीं है। पिक्चर बुक, लेजेंड्स, टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं आपके लिटरेचर, साहित्य के अंतर्गत। थिसॉरस आपका नहीं आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। मतलब प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से नॉट दे रखा है, नॉट करेक्ट। निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इससे प्रिंट रिच, प्रिंट रिच क्या है? बच्चों के लिए एक सहायक सामग्री के रूप में हम प्रिंट रिच का प्रयोग करते हैं। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंस्ट बेस्ट रिलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं, इस बच्चों के लिए संदर्भ आधारित, प्रसंग आधारित सामग्री जैसे चित्र और कविताएं, तो ये आता है इसके अंतर्गत। ये आपका आता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। हमें नहीं बताना है क्या? हमको नहीं बताना है नॉट, असत्य के बारे में नहीं बताना है। सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है? सेकेंड ऑप्शन आपका कह रहा है वंस द मटेरियल इज पास्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सीजन। मतलब एक बार जो आप दीवारों पर सामग्री को चिपका दिए हैं, उसको पूरे सत्र, नॉट शुड नॉट बी रिमूव्ड, मतलब पूरे सत्र, होल सीजन, पूरे सत्र के लिए आप हटाया नहीं जा सकता है। तो क्या ये है? तो ऐसा नहीं है, यही आपका गलत है, सेकेंड ऑप्शन। आप उसको हटा सकते हैं, नया लगा सकते हैं। तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सेकेंड ऑप्शन आपका असत्य है। ठीक है? आप उसको एनी टाइम चेंज कर सकते हैं, समय-समय पर बदलते रहेंगे, उससे ही तो बच्चों में क्या होगी? जिज्ञासा बनेगी ना। अगर आप मटेरियल को चेंज करते रहेंगे, तो वो क्या होगा? बच्चे में जिज्ञासा बनेगी कि इसके बाद फिर दूसरा आएगा, उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऑप्शन दे रखे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग्स कंप्लीशन टू क्लास 5 स्टूडेंट्स द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी। मतलब एक शिक्षक कक्षा 5 के छात्रों में संवाद पूरा करने का कार्य दे रहा है। अब इसके लिए क्या करना है? इसके रोल ऑफ दिस टास्क लैंग्वेज लर्निंग विल बी, अब भाषा सीखने में इसकी क्या भूमिका होगी उसके बारे में पता करना है। अब इसमें दे रखा है टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब संरचनाओं को सिखाना, तो ये क्या होगा? ये गलत होगा। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? शिक्षक दे रहा है कक्षा 5 के छात्र को संवाद को पूरा करने के लिए। और संवाद किससे रिलेटेड है? संवाद आपका समझ में होना चाहिए ना, समझ से रिलेटेड है, तो ये क्या होगा? ये आपका गलत हो जाएगा। संवाद आपका वास्तविक जीवन कैसे शुरू की जाती है, उसके बारे में, कैसे खत्म होती है, मतलब हर चीज़ का प्रतिक्रिया देने के लिए होता है। अब यहाँ पर दे रखा है द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा को मौखिक और लिखित रूप में अलग करना। क्या ये चीज़ आप करेंगे? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है फैसिलिटेट कन्वर्जन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस। मतलब आप क्या करेंगे कि विशिष्ट फॉर्मूलिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर देखिए आपको टू फैसिलिटेट कन्वर्जन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस, मतलब स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? विशिष्ट भाषा अभ्यास, उसका यूजिंग फार्मूलिक एक्सप्रेशन के रूप में देकर बातचीत करने के लिए आसान बनाना। तो कौन सा? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि संवाद पूरा अंडरस्टैंडिंग पे होता है। बच्चों में यह समझ में आना चाहिए कि वह वास्तविक जीवन कैसे शुरू किया जाता है, सब कुछ में प्रतिक्रिया देना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायलॉग। डायलॉग क्या करता है? वो प्रतिक्रिया देता है। कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ फोर्थ में क्या दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली, अब यहाँ ओनली से ही मिस्टेक हो गया आपका। कौन सा? थर्ड ऑप्शन ही सही है, क्योंकि यहाँ ओनली आपका निगेटिव कीवर्ड है, तो निगेटिव कीवर्ड से ही आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए
जैसे लिटरेचर से हर साल आ रहा है प्रश्न, वैसे यहाँ रेलिया से हर साल आ रहा है। तो रेलिया क्या है? यूजिंग रेलिया इन लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, मतलब आप रेलिया के बारे में बताइए कि जो रेलिया है, रेलिया का उपयोग का अर्थ बताना है। अब आपको रेलिया का मतलब हमने कई बार बताया है कि ये क्या करता है, ये वस्तुओं को वास्तविक जीवन के बारे में, मतलब रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो कौन सा? आपका यहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशंस। तो रियल लाइफ सिचुएशन में रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स, कौन सा? सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो रेलिया है यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब जो फल हैं, सब्जियां हैं, एक जैसा। तो कौन सा सही? सेकंड ऑप्शन ही आपका सही होगा। ये शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में हम लोग जानते हैं। अब रेलिया हो गया, लिटरेचर हो गया, हर साल सवाल पूछ रहा है, तो ऐसे सवालों को आपको हर, मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए, इसका हम लोग इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब ये गलत नहीं होना चाहिए, जब भी आए आपको करना है। अब जैसे मल्टीलिंगुअल के बारे में पूछा है, मल्टीलिंगुअल से हर साल सवाल आ रहा है, तो ये सब आपके प्रश्न हैं, इनको अब ये सब छूटना नहीं चाहिए पेपर में। ये छूट गया मतलब वहीं आपका मिशन अधूरा रह जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, इसमें कह रहा है द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट, मतलब आपको बहुभाषी प्रकृति, जो कक्षा में बहुभाषी प्रकृति का उपयोग एक संसाधन के रूप में किया जा रहा है, उसके बारे में बताना है, जिससे क्या होगा, सो दैट, ताकि एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, हर बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करे। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पर दे रखा है सेकेंड ऑप्शन में, एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम सेम पेस, मतलब हर बच्चे एक ही गति से सीखें। तो सेम पेस जो है, सेम पेस हर चाइल्ड नहीं सीख सकता है हर एक गति से ना, इसलिए आपका गलत है। चिल्ड्रेन क्यों? क्योंकि उसके हर एक चीज तो अलग है, व्यक्तित्व तो अलग है, ये डिफरेंट हर चीज है, तो यहाँ पे कहाँ से सीख लेगा? सबके अलग अलग कंडीशंस है ना। अब इन्वायरमेंट सबका अलग है, तो ये सब नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, चिल्ड्रेन कैन लर्न मेनी लैंग्वेज, मतलब बच्चे कई भाषाएं सीख सकें, तो ये भी नहीं यूज होता है मल्टीलिंगुअल नेचर में। अब यहाँ द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब शिक्षक की जो भाषा प्रवीणता है उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये भी आपका गलत है। कौन? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या कर रहा है कि एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, मतलब प्रत्येक बच्चा क्या हो कि अपना सुरक्षित और सुरक्षित महसूस करे। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या कर रहे हैं, एवरी चाइल्ड फील्स इंक्लूडेड एंड एक्सेप्टेड, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका दे रखा है एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक आपका, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर अ क्लास फर्स्ट स्टार्स विथ पिक्चर्स, पोएम्स एंड स्टोरीज एंड ends with alphabets in the end. Which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? मतलब कि जो कक्षा 1 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक है, उसमें चित्र, मतलब पिक्चर्स, स्टोरीज एंड पोएम्स से शुरू होती है, और एंडिंग किस पे है? एंडिंग आपकी अल्फाबेट्स पे है, एंडिंग अल्फाबेट्स पर है। यह दृष्टिकोण के बारे में पूछ रहा है कि कैसा अप्रोच है, तो ये अप्रोच किस ढंग का होगा। अब यहाँ पर देखिए दे रखा है एक्सलेटिक अप्रोच। एक्सलेटिक अप्रोच का मतलब होता है कि एक तरीके से हम लोग इसे उदार दृष्टिकोण के बारे में कहते हैं, तो उदारवादी दृष्टिकोण जो होता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें कह रहा है कि देखिए शुरू कहाँ से कर रहा है, पिक्चर्स, पोएम्स और कहानियां, यहाँ से शुरू कर रहा है, और समाप्त कहाँ से कर रहा है, अल्फाबेट्स, मतलब अल्फाबेट्स जो हैं वहां समाप्त कर रहा है, मतलब टॉप से डाउन अप्रोच की ओर ले आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर ले आ रहा है। कौन सा होगा? टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ से भी इस साल एक सवाल बन रहा है, तो जैसे बॉटम अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच जो है, हर साल यहाँ से सवाल बन रहा है, तो ये सवाल भी आपके गलत नहीं होने चाहिए। कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, टॉप डाउन अप्रोच इसे कहते हैं, जब कोई चीज ऊपर से नीचे, मतलब स्टार्टिंग कहानी से कर रहा है और ध्वनि साउंड पे आके समाप्त कर रहा है, मतलब स्टोरीज से साउंड, क्या है? टॉप से डाउन। इस समय जो स्टडी हो रही है एनसीएफ और एनईपी के अनुसार भी टॉप डाउन अप्रोच में ही हो रही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी सवाल आपका नहीं गलत होना चाहिए, इसके बारे में भी कई बार हमने अभ्यास करा दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट आपका कह रहा है 144, ये कह रहा है व्हाइल चेकिंग द नोटबुक, व्हाइल चेकिंग द नोटबुक्स। अब व्हाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड हैज रिपीटेडली मेड सम एरर्स, रिवर्स इमेज एज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज इमेज को एज। अब देखिए क्या कर रहा है कि बच्चा जो है बी को डी पर ले रहा है, एम को डब्ल्यू पर रहा है। द चाइल्ड इज शोइंग दिस साइन ऑफ, मतलब जो बच्चा है, बच्चा शुरू करता है वर्ड को पढ़ना और वो बी को डी और एम को डब्ल्यू उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। यह बच्चे में क्या दिखा रहा है? अब बच्चे का फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? लर्निंग प्रेफरेंस, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये क्षमता है। जैसे बी से डी और एम से डब्ल्यू, ये किससे रिलेटेड है? लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, आपका सीखने में अक्षमता है। क्योंकि वो इंडिकेट, ये एक तरीके से माने ये इंडिकेट क्या कर रहा है? डिसलेक्सिया, इंडिकेट डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्टिंग लेटर रिकॉग्निशन। कौन सा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपका सीखने में अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शंस एंड जेस्टर टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 3 के बच्चे से टीचर क्या कर रहा है? टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शन, एक्शन के साथ इस स्टोरी को लिखने के लिए एक्शन हाव भाव के साथ कहानी को सुना रहा है कक्षा 3 के बच्चों के लिए। अब उसने क्या दे रखा है? आफ्टर दिस शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी और ग्रुप्स। व्हाई डू यू थिंक शी आस्क्ड देम ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी? मतलब वो शिक्षक क्या है, कक्षा 3 का जो छात्र है उसके हाव भाव के साथ कहानी सुना रहा है। अब उसको जो समूहों में कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहा है, इससे आपको क्या लग रहा है कि ये चित्र क्या होगा? अब ऑप्शन दे रखा है शी वांट टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल, मतलब वो चाह रहा है कि बच्चे में क्या हो? रंग भरने और ड्राइंग कौशल का आकलन करना चाहता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत। शी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर लेसन प्लान सो शी इंगेज्ड देम इन ड्राइंग, मतलब वही क्या करना है उसको, उसको एक पाठ योजना के अनुसार पाठ को पूरा कर लेना था, इसलिए उन्होंने ड्राइंग को लगा दिया। तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस कंडीशन से कोई भी टीचर कक्षा में पढ़ाएगा क्या? थर्ड ऑप्शन तो ये भी गलत, ये भी गलत। थर्ड क्या करा? शी वांटेड टू असेस देयर कंप्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, मतलब कंप्रिहेंशन का आकलन करना चाहती थी। वो बच्चों का जो कंप्रिहेंशन है, उस कंप्रिहेंशन का क्या करना चाहती थी? वो बच्चों को कहानी के प्रति उनकी क्या समझ है, उसका आकलन करना चाहती थी। तो कौन-सा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ बच्चे की जो कहानी के प्रति समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, कंप्रिहेंशन का आकलन करना चाहती थी, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फोर्थ फोर्थ भी नहीं होगा, यहाँ पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है कि बच्चे वाइल्ड ड्राइंग, वो इसलिए जिससे बच्चे सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर सकें, तो इससे नहीं, वो आकलन कंप्रिहेंशन का। तो थर्ड है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? एक्टिव वोकैब्युलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स व्हिच आर, मतलब एक्टिव वोकैब्युलरी जो है आपकी सक्रिय शब्दावलियाँ, वे शब्द होते हैं जो कभी, अब यूज्ड ओकेजनली, मतलब इनको आप जो कभी-कभी उपयोग के लिए होते हैं वो हैं तो नहीं। डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, मतलब आप उच्चारण के दृष्टि से में कठिन करने के लिए होते हैं तो ऐसा भी नहीं है। यूज्ड फ्रीक्वेंटली, यूज्ड फ्रीक्वेंटली का मतलब बार-बार उपयोग किए जाते हैं, बिल्कुल। एक्टिव वोकैब्युलरी उन्हें कहा जाता है जो सक्रिय होते हैं। सक्रिय मतलब बार-बार उपयोग किए जाते हैं। कौन-सा? थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। Words that are frequently used in speaking or writing is called active vocabulary. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, इसका मतलब क्या मेजर एम क्या है उसके बारे में। द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, जो कविता पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में। अब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वोकैबुलरी डेवलपमेंट, मतलब शब्दावली का विकास, गलत। एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, आनंद और प्रशंसा ही पोएट्री का क्या है? उद्देश्य है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे दे रखा है थर्ड
डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, इससे आप व्याकरण के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। व्याकरण का विकास के लिए कह रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स, मतलब वो ये चाह रहे हैं कि बच्चे लर्नर शिक्षार्थी क्या बने, पोएट, कवि बने, तो इसका भी नहीं है। कौन सा, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन के लिए आप पोएट्री का उद्देश्य होता है। अब देखिए हर साल एक क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका है मॉर्फिम, मॉर्फिम हो गया, फोनिम हो गया, हर साल यहाँ से प्रश्न बन रहा है। तो जहाँ से प्रश्न बने उसको हम लोगों को जरूर करना है। अब जैसे मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, शब्द की सबसे छोटी इकाई है। और मॉर्फिम के बारे में हमने क्या बताया था कि अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई जिसे आप नहीं तोड़ सकते हैं। अब इसमें तो ये आपका गलत हो जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, बिल्कुल आप सेकेंड ऑप्शन सही है। सबसे छोटी इकाई अर्थ की दृष्टि से है मॉर्फिम। हर साल पूछ रहा है फोनिम मॉर्फिम के बारे में, यहाँ से भी आपका प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। मॉर्फिम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। जैसे आपने अनहैप्पी लिखा, अब अनहैप्पी में आप अन को अलग कर सकते हैं, हैप्पी को अलग कर सकते हैं, लेकिन अब इस क्या अन को भी अलग कर सकते हैं क्या? ये अन को अलग नहीं कर सकते हैं, यही है मॉर्फिम। यही आपका क्या है, मॉर्फिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड यूजेस लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग, मातृभाषा, and English language teaching. Here learner's language is used in teaching English as a, मतलब कक्षा 2 में शिक्षक छात्र की मातृभाषा और अंग्रेजी शिक्षण के बीच क्या कर रहा है, ब्रिज। ब्रिज मतलब सेतु बनाने का के लिए वो क्या करता है, छात्र के ज्ञान और उसके भाषा का उपयोग कर रहा है। अब यह किस रूप में किया गया है? अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, हिंड्रेंस लिखा हुआ है। हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा, इसके लिए तो नहीं। ट्रांसलेशन दे रखा है, ट्रांसलेशन अनुवाद, इसके लिए ये भी नहीं। रिसोर्स, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो मदर टंग होती है, मदर टंग क्या होती है, मदर टंग इज अ रिसोर्स नॉट बैरियर, मतलब बाधा के रूप में नहीं होती, वो रिसोर्स संसाधन के रूप में होती है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका बिक्स। अब ये बिक्स से रिलेटेड भी हर साल पूछ रहा है। CALP कैप हो गया, बिक्स हो गया, यहाँ से पूछ रहा है। अब ये सब प्रश्न आप क्यों गलत करेंगे? बार बार इन प्रश्नों का आपको अभ्यास कराया जा रहा है, तो ऐसे प्रश्न आप क्यों गलत करेंगे? अब यहाँ पर दे रखा है बिक्स स्टैंड्स फॉर, मतलब जो आज BICS है, स्टैंड फॉर, आपका इसका फुल फॉर्म बताना है। अब हमने आपको पहले ही बता दे रखा है। बिक्स क्या होता है? बिक्स आपका होता है बेसिक इंटरपर्सनल, बी का मतलब होता है बेसिक, उसके बाद आई का मतलब होता है इंटरपर्सनल, सी का मतलब कम्युनिकेटिव, और एस का मतलब होता है स्किल्स। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बिक्स क्या है? बिक्स आपका है जो बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिक्स। जो रोजमर्रा में बच्चे सामाजिक बातचीत, दोस्तों से बात करने में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, वो भाषा ही क्या कहलाती है, बिक्स। और जो पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल की जाती है भाषा, वो भाषा आपकी क्या है, कैप है। बिक्स और कैप हर साल आ रहा है, तो इन दोनों को आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये सब प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए। तो मित्रों, ये जो प्रश्न थे, अब देख रहे हैं आपको पेपर ही हल हो रहा है, तो पेपर हल होने का मतलब है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। अब इसमें अपने उत्तर को आप विश्लेषित करिए, स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भाई-बहन हमारे टेट ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो जुड़ सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।